के शो में पंजाब हुकूमत के बचत के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट बजट में 22% इजाफे की असल वजह क्या? करोड़ों रुपए दफातर की तज़ीनो आराइश और प्रोटोकॉल पर खर्च। पंजाब में मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स पर खुसूसी नवाज़शात क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। गवर्नेंस पर, लूप होल्स पर, बजटरी एलोकेशंस पर, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर, गवर्नेंस पर आज एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं और उसके अंदर मैं आपको ये बताता चलूं, आज के प्रोग्राम में हम जो नाकिद हैं उनसे भी, जो इस पर पंजाब गवर्नमेंट को गहरी नजर जिन पर रखते हैं वो भी, जो इस पर गौर से देखते हैं पंजाब की गवर्नेंस और हुकूमत की कारकर्दगी को, उनसे भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल पंजाब की हुकूमत में आखिरकार हो क्या क्या रहा है। इस पर स्टार्ट करते हुए आज के प्रोग्राम में सब में पहले, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल की कहानियां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सुनी है, हमने प्रोटोकॉल की कहानियां खान साहब की सुनी है और फिर यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब, सबकी हर लीडर के साथ एक ना एक प्रोटोकॉल की कहानी जुड़ी होती है और फिर यही लीडरान हमें ये बताते हैं आके, चाहे वो कोई भी रहनुमा इस पर हो, वो आके कहता है कि ऑस्टेरिटी, ये लफ्ज इंग्लिश का, इसको उर्दू में कहे तो किफायत शारी की तरफ हमारी हुकूमत बढ़ रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत क्या बाकायदा एक ऑस्टेरिटी कमेटी है, एक ऑस्टेरिटी प्लान भी इन लोगों ने पेश किया था कि किफायत शारी किस तरीके से हुकूमत में आ सकती है ताकि हुकूमती इखराजात कम से कम हो सके। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हमें नजर क्या आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस माली साल के बजट में पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 22% तक इजाफा किया है सीएम सेक्रेटेरिएट पंजाब के बजट में और ये जो अमाउंट है ये टोटल अब बनती है तकरीबन 42 करोड़ रुपए, 423 मिलियन रुपीस। ये 22% का एक बहुत जबरदस्त हैरानकुन इजाफा इसके अंदर फिगर में किया गया है। मैं आपको ये बताता चलूं, लास्ट ईयर की एलोकेशंस इस मद में रखी गई थी 344 मिलियन यानी 34 करोड़ रुपए की और इसमें रिवाइज किया गया था इस बजट को और तकरीबन 22 करोड़ रुपए एडिशनल फिर इसमें इन्वेस्ट लगाए गए थे, एलोकेट किए गए थे। टोटल अमाउंट अगर आप देखा जाए माली साल 2017 के बजट में तो इस दफा 42 करोड़ रुपए, ये वो पंजाब जिसमें ये दावे होते हैं हुकूमत की तरफ से कि हम किफायत शारी कर रहे हैं, वहां पर 22% तक इजाफा सिर्फ सीएम सेक्रेटेरिएट के इखराजात में हमें आता हुआ नजर आया। तकरीबन 9.5% इजाफा गवर्नर हाउस के सेक्रेटेरिएट जो इधर उनका जो इखराजात हैं उसमें और 22% तक इजाफा। मैं फिर बता रहा हूं, किफायत शारी के हम नारे सुनते हैं, किफायत शारी के हम दावे सुनते हैं, लेकिन 22% तक इजाफा जिस सूबे के अंदर सिर्फ सीएम हाउस के इखराजात में हो रहा है, उस सूबे में आखिरकार अंदर की कहानी क्या है, वहां हो क्या क्या रहा है। आज के प्रोग्राम में कुछ ही देर बाद, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि ये पहली स्टोरी है, आज बेनकाब में हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि कुछ देर बाद हम पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात करेंगे, कुछ अहम रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ वहां पर होने वाले डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की असल कहानी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की असल कहानी आपको सुनाएंगे। मैं इंट्रोड्यूस करता चलूं गेस्ट को, मेरे साथ प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, असद खरल साहब मौजूद है, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मेरे साथ कंवर दिलशाद साहब है, खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में सर्व किया है और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को बड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं, हुकूमती तौर तरीकों को भी। कंवर दिलशाद साहब इस्लामाबाद से मौजूद है। सर थैंक यू सो मच कंवर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमारी कोशिश होगी कि इस पर अपोजिशन लीडर ने भी खिताब किया आज पंजाब असेंबली में, उन्होंने क्यों तनकीद का निशाना बना उनसे हम पूछेंगे। लेकिन असद खरल साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये जो 22% इजाफा है, ये किफायत शारी मुहिम और ये तमाम चीजें पंजाब में जिनकी हम बातें सुनते हैं वो किधर जाती हैं ये देखने के बाद कि 22% तक इजाफा सीएम सेक्रेटेरिएट के बजट में हो जाता है। असद खरल साहब, ये तो सिर्फ एक फिगर आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 42 करोड़ रुपया ये वज़ीर आला हाउस का जो अखराजात आप बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जब ये तनकीद करते हैं तो हमें कंपेयर भी करना चाहिए कि सिंध का 36 करोड़, पंजाब का 42 करोड़ वज़ीर आला हाउस का और केपीके का 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़, यानी एक ही स्टेटस है लेकिन उसमें फ़र्क कितना ज़्यादा आपको देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। और जिस तरह आपने किफायत शारी की बात की, शहबाज शरीफ साहब तनकीद करते थे और उन्होंने ये कहा था कि वो
जो 7 सेक्रेटेरिएट है और जो वज़ीर आला हाउस है इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे। आपने बड़े बड़े इनके नारे सुने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई और बल्कि कई वज़ीर आला हाउस और जो कैंप ऑफिस के नाम पे किस तरह दफातर उन्होंने खोले। फिर आप देखें कि ये सिर्फ एक आप फिगर की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने चूंकि अपोजिशन लीडर का बात की, उन्होंने करारदाद पेश की थी 36 करोड़ रुपए की इन्होंने जो अपनी सिक्योरिटी है उस हवाले से अजाफी अखराजात, सिक्योरिटी के ऊपर अजाफी अखराजात जो है 36 करोड़ रुपए मजीद जो वो किए गए कि वज़ीर आला हाउस के लिए, जो है वज़ीर आला साहब के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अच्छा सिक्योरिटी वाल बनती है जो 2,500 के करीब जो पुलिस एहलकार। अच्छा साहब एक सेकंड, ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो 42 करोड़ रुपए इसका कोई ब्रेकअप इस पर आप बता सकते हैं कौम को कि अगर किफायत सारी के लिए दावे हैं, क्योंकि इसमें कोई लेजिटिमेट नेसेसिटीज हैं कि ऐसी जरूरत है जिसकी वजह से ये 42 करोड़ रुपए इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा दिए गए, महंगाई की वजह से बढ़ा, यानी 42 करोड़ रुपए रखने की लॉजिकल वजह ब्रेकअप क्या है? असद खलील साहब, कैन यू टेल अस दैट? ब्रेकअप अगर एक वज़ीर आला हाउस चलाना हो तो उसके लिए तो 10-12 करोड़ भी काफ़ी है, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वज़ीर आला जो है, वज़ीर आला साहब जो हैं, उनके लाहौर में कितने कैंप ऑफिस हैं, वहाँ पे जो खाना पकता है, वहाँ पे जो चीज़ें जाती हैं, वहाँ पे जो बिजली, टेलीफोन और सुई गैस के बिल हैं, वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं, वहाँ पे सारे अखराजात है, वो इसी एक जो वज़ीर आला हाउस है उसी से जाते हैं, कैश पेमेंट जाती हैं। वहां पे जो इवन के जो बकरे ज़िबा होते हैं वो भी इधर से ही जाते हैं मामलात, और जो सारे जो तवाज़ो की जाती है, घर में आने वाले जो पर्सनल कैपेसिटी में जो लोग इनके होते हैं, अजीज़ो कारब आते हैं, दोस्त आते हैं, तो ये मामला है अगर सही तरीके से चला जाए तो फिर तो 8-10 करोड़ भी सफिशिएंट है। 5 करोड़ में अगर केपी का वज़ीर आला केपीके का चल सकता है तो क्या उस वज़ीर आला के इख्तियारात इनसे कम है? वहां पे महकमों की तादाद कम है, वहां पे जो अफेयर्स है सीएम के वो कम है क्या? ऐसा इशू नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आप विल की, आप जो अगर हबीब जालब के ये आप पढ़ के गजलें और ये बाइक गिरा के, तो इस तरह इनकलाबी लीडर आप नहीं बन सकते जब तक प्रैक्टिकली आप एक तरफ आपने गाड़ियों पे पाबंदी लगा रखी है और दूसरी तरफ आप अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियां सबसे ज्यादा तमाम सूबों की गाड़ियां मिला ली जाए तो पंजाब हुकूमत की गाड़ियां उससे ज्यादा बनती हैं। फिर अगर हेलीकॉप्टर के बजट के हवाले से देख लिया जाए, जो हमजा शहबाज साहब भी उसके ऊपर जा रहे होते हैं और दूसरे लोग भी जा रहे होते हैं, वो भी तमाम 3 सूबों के हेलीकॉप्टर के अखराजात और पंजाब अकेले सूबे के तीनों से मिला के भी ज्यादा हैं, क्योंकि ये तो फैमिली एक जो यहाँ पे तो शाही खानदान वाला एक सिलसिला चला है, डेमोक्रेट्स का तो नजर में नहीं आ रहा। क्या किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में डेमोक्रेट्स कंट्री में ये ओबामा या डेविड कैमरॉन की बेटी, बहन या भाई चेयर कर सकते हैं ब्यूरोक्रेट या कैबिनेट की मीटिंग? ये तस्वीर भी किया जा सकता है पाकिस्तान में। मैं आता हूं इस पे मजीद बात करते हुए, लेकिन बात पंजाब हुकूमत की तरफ। कंवर दिलशाद साहब, आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, डेमोक्रेसी को भी समझते हैं, मुझे बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इखराजात, ये किस तरीके से होता है और वजह क्या हो सकती है इस वक्त के 22% तक इजाफा ऐसे हालात में, जब हम देख रहे हैं कि किफायत शारी की जरूरत है, इस वक्त इस तमाम सूबों को जरूरत है, जब इतने सारे पंजाब हुकूमत फंड्स रख रही है सिर्फ सीएम सेक्रेटेरिएट के लिए। कंवर दिलशाद साहब, व्हाट इज द रीजन आपकी नजर में, क्या बात है? जनाब, अभी असद खलील साहब ने पूरा एक बैकग्राउंड बयान कर दिया है नवाज शरीफ साहब की फैमिली के बारे में, तो मैं इसके बुनियाद के बारे में बात करूंगा। दरअसल बात यह है कि शरीफ बरादरान जो है, इन्होंने 1985 से ही ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ शामिल किया और उन्होंने अपना एक ख़ास एक ग्रुप बनाया 85 से, और वो 85 से जो ग्रुप बनाया वो उस वक्त के गवर्नर पंजाब जो थे जनरल जिलानी, उनको मशवरा दिया कि आप ऐसी ब्यूरोक्रेसी तैयार करें कि ताकि आपकी जमात या आपका ख़ानदान जो है वो तवील अरसे तक हुकूमत करते रहे और पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में रहे। 85 में जिस ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने बुनियाद बना के ख़ास ग्रुप पैदा किया था, लाहौरी ग्रुप कहे, जो उसका मर्जी कहे, उस वक्त वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, तो आज वो पूरे अच्छे खासे ग्रेड 22 में भी चले गए हैं, बाद रिटायर्ड भी हो गए हैं, और जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पर रखा गया है। जो गैर मुल्की फंड के जो प्रोजेक्ट है उनके जरिए उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी तरह के जो हमारे जो पंजाब के जो ब्यूरोक्रेट है, जहाँ वो हुकूमत पंजाब से तनख्वाहें लेते हैं, तो उनको खास जो गैर मुल्की प्रोजेक्ट है उनको भी तनख्वाहें दे रही। अब आहद चीमा साहब हैं, एक ग्रेड 19 के ऑफिसर है, गालमन 20 अभी नहीं मिला उनको, तो वो एक कैद आज़म सौर के प्रोजेक्ट में 22 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं।
इसी तरह एक कामरान अशारी साहब हैं, यहाँ से रिटायर्ड हुए, ग्रेड 22 के अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन उनको भी चूंकि ये इस ख़ानदान के साथ वो अटैच थे तो उनको भी एक बेहतरीन जो है गैर मुल्की फ़ंड से तनख्वाह मिल रही। बेशुमार लोग ऐसे हैं और उन्हीं में से जो बगैर फंड से जो फंडिंग से पैसा ले रहे हैं उन्हीं को इलेक्शन कमीशन के वो मेंबर बनाने की भी एक स्कीम सोच रहे हैं, जो इनके पूल में जो काम कर रहे हैं, इनके लिए थिंक टैंक में काम कर रहे हैं। तो दरअसल ये गवर्नमेंट जो है ना, ये शरीफ बरादरान की, इन्होंने एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी तैयार की। जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई तो उसको नाकाम बनाया, जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो उनके साथ इनके ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जो हम जानते हैं उनको, जो जद्दा और लंदन से बाकायदा राब्ते में रहे। और जो है ये नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्हीं को बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगा दिया गया। आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा क्योंकि आपने बिल्कुल अच्छा बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है सर इस पर? ये तो जिस तरह आपने बताया बड़ी अच्छी बात है बैकग्राउंड में बताने की। ये 22% रखना चाहिए, 22% इजाफा, 42 करोड़ रुपए। सर आप कौम के हालात जानते हैं, ये पंजाब हुकूमत क्या कर रही है ऑस्टेरिटी के हवाले से? कमर दिलशाद साहब कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, इसमें ये बात नहीं, ये अभी असद खालिद साहब ने पूरा बैकग्राउंड बता दिया। मैं अर्ज करूं कि हमारी खुशकिस्मत है ये शहबाज शरीफ साहब, इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन जो मिला बड़ा शरीफ आदमी है। उन्होंने तो इसमें ज़्यादा मायूस कन तरीके से तकरीर की, बजट में नो खास तरीके से तनकीद भी वो नहीं कर सके, जो ज़ाहिर है वो शरीफ आदमी है महमूद रशीद साहब। अब ये देखें कि उन्होंने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन पे जो है वो 83 ब्रेक के बाद आपके पास मैं ब्रेक के बाद मजीद आता हूं, आपसे बात करता हूं। और कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात हो रही है तो कुछ और गाड़ियां खरीदी गई रिसेंटली, खबर है इस वक्त, इस पर बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि खबर क्या है, किस हवाले से है, कौन सी गाड़ियां किस किस को मिली, क्यों मिली, और ये अखराजात किफायत चारी के क्यों आखिरकार किफायत चारी नहीं हो रही पंजाब में। इस ब्रेक के बाद अब तक देते रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में जिस तरह हमने आपको अब तक दिखाया है कि सीएम हाउस की जो सीएम सेक्रेटेरिएट है वहां पर 22% तक इजाफा किया गया। और ये सारा इजाफा जो हुआ ये उस फंड में जो सीएम सेक्रेटेरिएट रखा गया उसमें किया गया पिछले साल के मुकाबले में। और इसके अलावा चंद मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स के लिए आज जिस तरह यह खबर भी बाकायदा शाया हुई, कहा गया कि खुसूसी नवाजिशात उनके लिए की गई, करोड़ों रुपए दफातर की तज़ीन और आइश पर प्रोटोकॉल पर खर्च कर दिए गए। मिसाल के तौर पर 9 टोयोटा करोला बड़ी डबल केबिन गाड़ियां खरीदी गई 3 करोड़ रुपए की। उसके अलावा एक सेक्रेटरी के लिए नई गाड़ी, फर्नीचर और दीगर सामान 24 लाख रुपए उस पर खर्च हुए। ये पंजाब है जहां ऑस्टेरिटी के दावे होते हैं। सेक्रेटरी एक हैं माइंस के, उनके लिए नई गाड़ी और दीगर सामान पर 40,85,000 रुपए खर्च किए गए। एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एक और महकमे के अहम, उनके लिए उनके घर को व्हाइट वॉश यानी पेंट कराया गया 35,42,000 रुपए। और इसके साथ साथ एक सेक्रेटरी के मेडिकल अलाउंस 10 लाख रुपए उस पर खर्च किए गए। मेरे साथ एजाज चौधरी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद इस वक्त हैं। आज तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में भी इस पर आवाज उठाई थी पंजाब असेंबली के अंदर इस बारे में। एजाज चौधरी साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। असद खरल साहब सीनियर सहाफी लाहौर में मेरे साथ हैं और कंवर दिलशाद साहब इस्लामाबाद से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एजाज चौधरी साहब, ये सर क्या आखिरकार हो क्या रहा है पंजाब के अंदर? एक तरफ ऑस्टेरिटी किफायत शारी के दावे और दूसरी तरफ ये अखराजात, करोड़ रुपए की गाड़ियां, मेडिकल अलाउंस, घर के इस वक्त रंग और रोगन, ये हो क्या रहा है आखिरकार पंजाब में? एजाज चौधरी साहब। जी एजाज चौधरी साहब नहीं हमारे साथ, आप अगर इनको दोबारा कनेक्ट कर सके। असद खरल साहब, आपने अगर ये खबर देखी है, खरल साहब ये जिस तरह की अखराजात लग रहे हैं इससे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह जी देखें, जिस तरह कमर दिलशाद साहब ने बात की ब्यूरोक्रेसी जद्दा में होने के बावजूद इनसे राब्तों में क्यों थी, उसका समर आपने देख लिया कि स्पेशल आप तमाम सूबों की ब्यूरोक्रेसी की देखें। यहाँ पे जब चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी के लिए 9 गाड़ियों के ऊपर 3 करोड़ रुपए डबल कैबिन जो टोयोटा आपने जिसका हवाला दिया, फिर सेक्रेटरी एनर्जी जो है उसके लिए गाड़ी और फर्नीचर के लिए 24 लाख दिया जाए, मिनरल जो सेक्रेटरी हैं उनके लिए गाड़ी और फर्नीचर और उनकी तज़ीन और राइश के लिए 40 लाख से ऊपर दे दिया गया। फिर एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी की जो उसका वाइट वॉश के लिए जो वो भी तकरीबन ये 40 लाख
35 लाख 42,000 रुपया वो दे दिया जाता है। सेक्रेटरी दाखिला और दफातर के लिए वो 10 लाख से ज्यादा दे दिया जाता है। अब मुझे ये बताएं, फिर उन्होंने ये इस तरह हवाला दिया था कि एक जो है जो 19 या 20 ग्रेड के ऑफिसर को 20 लाख तनख्वाह पे आपने रख लिया। इस तरीके से पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हो, इन्होंने एक नया तरीका शुरू किया है। हर इदारे के साथ एक कंपनी बना लेते हैं, उस कंपनी का किसी 19 या 20 ग्रेड के जो ब्यूरोक्रेट को उसका एमडी, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया जाता है और उसकी तनख्वाह रख दी जाती है 20 लाख 25 लाख। दूसरे उसका बड़ा जो नुकसान क्या हो रहा है कि इकट्ठा पैसा आता है अरबों रुपए, वो ब्लॉक एलोकेशन उधर चली जाती है, ना उसका ऑडिट होता है, ना ऑब्जेक्शन होता है। अब इसके पीछे क्या मफाद है? ये आप ठीक कह रहे हैं, मैं एजाज चौधरी साहब को भी इस पे ऑन बोर्ड ले सकूं। एजाज चौधरी साहब तक मेरी आवाज आ रही है? सर, ये जो ऑस्टेरिटी के दावे हैं, किफायत शारी के दावे हैं, वो सिर्फ दावे ही लग रहे हैं मुझे पंजाब के अंदर। आप ऑपोजिशन कैसे देख रही है इन तमाम मामलात को? करोड़ों रुपए ब्यूरोक्रेसी के लिए खर्च किए जा रहे हैं, गाड़ियां लेने में, रंगो रोगन में, घर की तजीनो आराइश में, प्रोटोकॉल में। एजाज चौधरी साहब जी, मैं तो इन्हें कोई गुज़श्ता 30 बरस से जानता हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा, और कौम के सामने इनका ये पहलू बिल्कुल नुमाया है। ये बादशाहों की तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं और जो सरकारी वसाइल हैं उसको बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अपने जो जाती उमरा वाला घर है उसकी कंस्ट्रक्शन से लेकर उसकी तज़ीन और आइश तक, उसकी बिजली, गैस, उसकी सड़कें, सब जो है कौम के पैसे से हुई हैं और उसकी हिफाजती इंतजाम और हर जगह ये जो कैंप ऑफिसर्स बना देते हैं, चाहे वजीर आजम हो चाहे वजीर आला हो। लाहौर में 6 ऐसे दफातर हैं जो वजीर आला ने कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए हुए हैं। मरकज के अंदर 8-9% इन्होंने इजाफा किया है सदर और वजीर आजम के अखराजात में, और पंजाब में 25% इन्होंने इजाफा किया है पिछले बजट के एतबार से। तो ये तो मतलब इनकी तरजीहात से ही आप अंदाजा लगा लें कि इस कौम की आंखें खुल जानी चाहिए इनको देख के कि इनकी तो दिन ब दिन तरक्की होती है। यानी खुद ही वो बयान करते हैं कि हमें इतना छोटा सा कारोबार था, जाऊ लगने पर बात कर दिया, फिर अब इतने बड़े हम अमीर हो गए, खरबपति हो गए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के लिहाज से, पंजाब गवर्नमेंट के लिहाज से सर मुझे बताएं कि जो टैक्स पेयर का मनी है पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस पर आप मुतमईन है? पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह तरजीहात रख रही है बजट के अंदर, और फिर जो अखराजात की तफसीलात आ रही है सीएम हाउस की, जो अखराजात की तफसीलात आ रही है ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां खरीदने में, तो उधर वो क्या टैक्स पेयर का मनी सही इस्तेमाल हो रहा है? बजट एलोकेट सही हो रहा है? ये अखराजात सही है, जायज है? चौधरी साहब कैसे जायज है? आप मुझे बताइए कैसे जायज है? ये तो तशहीर मादर समझा हुआ है ना जी, सरकारी पैसे को और कौम के पैसे को गाड़ियां खरीदने में, दफातर की तज़ीन और आराइश के अंदर। आज अपोजिशन लीडर ने खूब इनकी खबर ली है, लेकिन जाहिर है ये इनके पास अददी कुव्वत है और अपनी अददी कुव्वत की बुनियाद पर, इसलिए बजट एक ढकोसला होता है ऐसी सूरत हाल में कि जब उसको कोई अच्छी तरह पढ़ना ही ना चाहता हो, उसके अदाद-ओ-शुमार गलत हो, मुख्तलिफ मद्दात में इन्होंने पैसा गायब किया होता है, फिर वो गायब भी रहता है। दूसरा ये है कि दौरान साल कई मिनी बजट आते हैं, कई हर मद से पैसा उठा के इन्होंने अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आ जाने। नहीं, आप अंदाजा करें अक्टूबर से लेकर 2015 से लेकर आज तक बल्दियाती इदारों का निजाम भी नहीं बना सके। मुझे बताइए, कोई इनको रिकॉर्ड भी नहीं है, और आइन का 140A वाज़े तौर पे उसकी वायलेशन ये कर रहे हैं, कोई पैसा उसके लिए नहीं रख रहे। और कंवर दिलशाद साहब मुझे बताएं, आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सीनियर पोस्ट पे रहे सर, आपने बड़े अहम ओहदा संभाला है कंवर दिलशाद साहब, क्या ये जो ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियां देना, इस पर टोयोटा बड़ी लैंड क्रूजर्स या वीगोस या डबल केबिन्स देना, ये प्रैक्टिस है? नेचुरली आप रह चुके हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है या फिर ये नहीं है, ये हटके हो रहा है? अगर ये हो रहा है जिस तरह अखराजात बताए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, कंवर दिलशाद साहब ये जनाब सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की अपनी ज़हनी इख्तरा है। मैं खुद फेडरल सेक्रेटरी रहा हूँ और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 7 साल में फेडरल सेक्रेटरी। तो आप यकीन जाने कि हमारी जो तनख्वाह थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो 35,000 रुपये थी, इस लिहाज से 35,000 रुपये, और गाड़ी जो थी उसकी इजाज़त थी 1300 सीसी। ये शहबाज शरीफ जब से चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किया। मसलन गैर मुल्की फंडिंग के प्रोजेक्ट उनके हवाले कर दिए। उस वक्त जो थे 2009 तक कोई इजाज़त नहीं थी कि कोई भी सेक्रेटरी ग्रेड 19 का हो 20 का हो, वो किसी गैर मुल्की प्रोजेक्ट का वो डायरेक्टर तो बनता था, लेकिन तनख्वाह उसको नहीं मिलती थी। तनख्वाह वही जो सरकारी होती थी वो मिलती थी। यहाँ इन्होंने सरकारी तनख्वाह के साथ साथ वो गैर मुल्की फंडिंग का प्रोजेक्ट थे वो उनके हवाले कर दिए, जहाँ उन्होंने खुद
उनकी तनख्वाहें तयन कर दी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो यहाँ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को करप्ट किया है, जो उनकी आदत है, ताकि आइंदा अगर कोई सेटअप में आता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो मैं इजाज़त से दरख्वास्त करूँगा कि बाकायदा एक इंक्वायरी बिठा दें, कि बस सोचें, ऐलान कर दें कि जो ब्यूरोक्रेसी जो है, जो हुकूमत को इस तरीके से परवरदा बनते जा रहे हैं, तो उनको हम इसी तरह फारिग करेंगे जैसे भुट्टो साहब ने या जनरल याह्या खान ने पूरी ब्यूरोक्रेसी फारिग कर दी थी, तभी वह गवर्नमेंट आगे चलेगी। आगे यही ब्यूरोक्रेसी रही, कोई गवर्नमेंट भी आ जाए ये नाकाम कर देंगे। इतना उनको नवाजा है फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबाई गवर्नमेंट में भी। ये तमाम नवाजाशात है, वो इतनी ना वो सिंध में मिलेगी आपको, ना बलूचिस्तान में मिलेगी, ना सूबा खैबर पख्तूनख्वा मिलेगी। ये सारी जो है नवाजात उनको मराद दी जा रही है, सिर्फ पंजाब में दी जा रही है, और इसके तहत उन्होंने करोड़ों रुपया जो जैसे आप बता रही है गैर कानूनी है। गैर कानूनी है ये सब कुछ जी। ये बाकायदा इस लिहाज से कि ना तो कोर्ट्स फैसला करती है, ना वो एक्शन लेती है। ये तमाम तरीका गलत तरीके से कर रहे हैं ना, ये दोनों रूल चेंज कर दिए, और रूल चेंज करने के बाद इनको इजाज़त दे दी कि आप 3-3 जगह पर अपनी मुलाजमतें कर लें। तो ये सारा तरीका पंजाब गवर्नमेंट ने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को करते हुए एक नवाजाशात की है, एक ग्रुप बना दिया है ब्यूरोक्रेसी का, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो घरों की बकाया तजन वराइश कर रही है, गाड़ियाँ खरीद रही है, वालदैन के खर्चे बर्दाश्त कर रही है। सारा तरीके का इन्होंने किया है। असद खलील साहब, क्या नैब इस पर, असद खलील साहब, नैब इस पर कोई एक्शन ले सकता है अगर ये इलीगल है, या फिर ये मिसयूज ऑफ पावर है, या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है स्पेसिफिकली, अगर ये हो रहा है तो असद खलील साहब क्या इस पर नैब एक्शन ले सकता है इसके ऊपर अगर कंप्लेन की जाए? नैब के ऊपर भी हम आऊँगा। थोड़ा सा मैं इस पर बता दूं कि जो आप लाहौर के जो GOR 1 हो, 2 हो या 3 हो, वहाँ पे जो वज़ीर आला साहब जो हैं उनके मंजूर नज़र जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनके घरों में जो पैसा लगा है तज़यीन और रैश के नाम पे, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया, जो कि इंटाइटलमेंट शायद 5 लाख भी नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसी ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ऐसी और ऐसे इसलिए मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि उनके घरों में जाके फिजिकली आप देखें तो वो महलनुमा घर है सरकारी। वो अगर 100 ब्यूरोक्रेट्स का भी बजट इकट्ठा किया जाए तो उतना एक घर पे लगा हुआ है। उसकी अब क्या वजह है, क्या मसला है? और जो नैब की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आज एक नैब का ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने पड़ा है, ये खिलाफ कानून है ना, ये खिलाफ कानून है। और अगर नैब की आपने खिलाफ कानून नहीं, ये नैब का फिट केस है। अगर नैब इंडिपेंडेंटली काम करे, नैब क्या कर रहा है, ये कल की जो उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हो रही है उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, 15 वहां पे केस डिस्कस हो रहे हैं। कौन सा केस नैब क्या कर रही है? इसहाक डार साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद, जो समदी साहब हैं वज़ीर आज़म के, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई है। हालांकि जो उन्होंने नैब को जवाब दिया है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। नैब ने उनसे ये पूछा था कि 99 से पहले आपने जो गैर मुल्की असासे गैर कानूनी, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जिस दिन प्रोग्राम करूंगा लेकिन पंजाब के हवाले से, यानी पंजाब में नैब कुछ नहीं कर रहा, मैं पंजाब पे अगर स्पेसिफिकली बात करूं, अगर आप ये कह रहे हैं क्योंकि अगर ये पंजाब के हवाले से खर्चे हो रहे हैं मनी से, तो राना मसूद का केस आया, देखिए राना मसूद का केस आया मंजरे आम पे आपके सामने, और उसके बाद क्या हुआ, कितने महीने गुजर गए हैं। सिंध में किसी वजीर के बारे में, ब्यूरोक्रेट के बारे में खबर आती है, अगले दिन वो उठा लिया जाता है। पंजाब के अंदर करप्शन के हवाले से सबसे ज्यादा, तमाम सूबों की अगर करप्शन का वॉल्यूम इकट्ठा करें तो उससे भी कई 100 गुना ज्यादा करप्शन बनती है। सिर्फ एक ऑरेंज लाइन के ऊपर जो हमें 150 अरब का कहा गया था, 250 अरब तक मामला पहुंच गया है। 200 अरब से ज्यादा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आ चुके हैं, और गवर्नमेंट जो है वो छुप रही है, हाई कोर्ट में जाके मुआवजा नहीं दिखा रही। ये कोई एटम बम का मनसूबा तो नहीं है जिसका तो खुफिया है, एक सामने लाइन बिछ रही है, और ओपन एक कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहते थे हमने नहीं दिखाना। अब हाई कोर्ट बार बार पूछती है कि आप मुआवजा दिखाएं, ये क्या एग्रीमेंट है? कभी कहते हैं सीपैक है, एक नंदीपुर का आप देख लें, पीपल्स पार्टी का 22 अरब में शोर मचा था, अब वो 85 अरब से ऊपर बढ़ गए और चला भी नहीं है प्लांट। अब नैब कहाँ सोया हुआ है? फिर उसके बाद जितने पंजाब मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ने खलील साहब, आप ब्रेक में आता हूं, बता रहे हैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं खलील साहब इस पर आता हूं ब्रेक के बाद आपके पास। और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, ADP एनुअल डेवलपमेंट प्लान पंजाब हुकूमत का, उसमें कुछ रकम मुख्तस की गई, रकम इम्बर्स भी की गई, इस पर एलोकेट की गई, उसके बाद वो रकम जारी भी की गई, लेकिन खर्च एक्चुअली कितनी हुई हेल्थ एजुकेशन इन 2 प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर, तफसील से मैं आपको दिखाऊंगा बेनकाब में इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज का बेनकाब इंतहाई अहम, जिसके अंदर हम पंजाब हुकूमत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से मुख्तलिफ मामलात को, सवालात को प्रोग्राम में रेस कर रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त पंजाब का वो बजट है जो एक्चुअली यूटिलाइज किया गया, यानी वो रकम जो मुख्तस की गई, वो रकम जो जारी भी की गई, लेकिन यूटिलाइज कितनी हुई, यानी खर्च कितनी हुई। दरअसल मिसाल के तौर पर हेल्थ सेक्टर पंजाब का, जिसके लिए तकरीबन 22 अरब रुपए रखे गए, लेकिन जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन रेट रहा है, जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 38% तक जो है रकम वो हुई जो असल में खर्च हुई। ये आप देख सकते हैं मसला सिंध में भी आया है, यहाँ पर एनुअल डेवलपमेंट प्लान के साथ, जहां पर रकम तो मुख्तस की गई, लेकिन आधी या आधी से भी कम जो इस पर है रकम असल में खर्च हो सकी। और पंजाब के अंदर ये रेट हेल्थ के हवाले से 38% है जो असल में खर्च हुआ। एजुकेशन की तरफ आए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर 19 अरब रुपए की अमाउंट एलोकेट की गई और तकरीबन 59% की अमाउंट यूटिलाइज की गई, असल में खर्च की गई। कंवल शाह साहब, ये क्यों होता है इस वक्त? आखिरकार मैं आपकी तरफ अगर आते हुए पहले सवाल को लेकर, अमाउंट एलोकेट हुई है, अमाउंट हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन खर्च नहीं हुई है, इसमें क्या वजह होती है? क्यों ऐसा किया पंजाब हुकूमत ने? कंवल साहब, दरअसल बात यह है, जैसे मैंने गुजारिश किया है कि पंजाब हुकूमत जो है वो करप्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी की हौसला अफजाई कर रही है, और वो इसीलिए उन्होंने अपने रूल ऑफ बिजनेस में तब्दीली की है, चेंज किए अपने मफादात के तहत, बदनीति के तहत, ताकि अपनी जो एक करप्ट और ओरिएंटेड जो ब्यूरोक्रेसी है उसको वो नवाशात कर सके, उसको उसकी हौसला अफजाई कर सके, ताकि वो इनके जो गलत काम हो रहे हैं तो उसकी वो बाकायदा प्रोटेक्शन दे दें। अगर कल को ये गवर्नमेंट जो है किसी वजह से अंडर प्रेशर आती है और या इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, तो यही ब्यूरोक्रेट जो आज इनके साथ वो खड़े हैं, तो वही ब्यूरोक्रेसी इनको बचाएगी। वही ब्यूरोक्रेसी उनको 85 से लेकर ये 2008 तक बचाती रही है, 2010 तक बचाती रही है। ये ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं है, तो डेवलपमेंट फंड यही हुआ, सारा वो गलत तरीके से किया है, ये गलत तरीके से। मैं ये करा अपने जो नहीं, ये जो है ज़ाहिर है जो सिंध में भी करें, बाकी सूबों में करें, वो ज़ाहिर है इसमें खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल जो खबरें आ रही हैं सही मायनों में सिंध में भी आ रही है, लेकिन पंजाब सबसे टॉप पर है। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब अपने ब्यूरोक्रेसी का ख़ास ग्रुप जो है उसको तैयार कर रहे हैं, ताकि ये ग्रुप उनको बाद में भी काम आए। इसी तरह आप ये देखेंगे, आपको छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि अब आप किसी सियासी लीडर ने या अपोजिशन ने गौर नहीं किया कि हमारा जो एटॉमिक एनर्जी का जो प्रोग्राम था वो पिछले बजट में उसका 54 अरब रुपया रखा गया था और इस बजट में 27 अरब रखा गया। किसी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने गौर खोज नहीं किया कि जनाब ये क्या हो गया, इतनी बड़ी हाफ मनी कर दी, जबकि इंडिया में 1 खरब रुपया जो है टॉपिक पे रहते हुए एजाज चौधरी साहब, आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू दोबारा करता हूँ। एजाज चौधरी साहब, जो डेवलपमेंट फंड्स रखे गए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हेल्थ के लिए पिछले साल वो 22 अरब रखे गए, एक्चुअल यूटिलाइजेशन 38% है। एजुकेशन के लिए रखे गए 19 अरब रुपए, एक्चुअल यूटिलाइजेशन से 59% है। ये फंड्स रखे गए, खर्च क्यों नहीं हुए इस पर? सर, ये यूटिलाइज ही नहीं हो रहे फंड्स, वजह क्या है इसकी? एजाज चौधरी साहब, आपकी नजर में? देखिए, मैं आपसे सफान अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के हर जी शऊर आदमी को पता है कि ये जो शरीफ फैमिली है, इनकी तरजीह के अंदर कभी तालीम और सेहत नहीं रही, कभी भी नहीं रही। ये हमेशा मेगा प्रोजेक्ट के पीछे जाते हैं। ये एक वक्त में इनका ये था, ये किस तरह पैसा इकट्ठा करते थे। ये पहले एक जमीन खरीदी दूर दराज, फिर वहां पर कोई स्कीम अनाउंस कर दी और फिर वहां पर जो सरकारी यानी पैसा है वहां पे लगा दिया। ये इन और जमीन भी जो थी 10 गुना या 100 गुना ज्यादा महंगी इनकी मलकियत बन गई। और इसी तरह अल्लाह एक वक्त में इन्होंने पंजाब के अंदर प्लॉट तकसीम किए, यानी हर आदमी को सियासी रिश्वत के तौर पे ये काम इन्होंने किया। उसके बाद ये जो अब वाला दौर है, तो इन्होंने अपनी तरजीह ये रख ली कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें उतना ही लंबा हाथ मारा जाएगा। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें कमीशन भी होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कभी टेंडर नहीं किए, कभी प्री क्वालिफाई की हुई जो फर्म्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन नहीं हुआ। मैं दावे से कहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले इस कौम ने हजम कर लिया जो लाहौर में बस चली थी, मेट्रो बस चली थी। वो मेट्रो बस दुनिया के 4-5 जगहों पे बड़े तबसरे हमारे टीवी पे हम कर चुके हैं कि ये 4 गुना ज्यादा महंगी है। हमें तो ज्यादा इंडिया अहमदाबाद के ये आप ये कह रहे हैं कि फंड्स नियत नहीं थी फंड्स खर्च करने की, इसलिए आप कहते हैं कि हेल्थ में फंड्स रखे गए लेकिन खर्च इसलिए नहीं हुए कि नियत नहीं थी। कुछ भी नहीं करते ये। इन्होंने तालीम से, इन्होंने सेहत से, इन्होंने कब्रिस्तानों से, कौन से मद है जहां से इन्होंने क्या किया
कि लोकल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अजला में, तहसीलों में पैसे थे ना, इन्होंने वहां से वो पैसे मंगवा लिए पिछले 3 महीने के अंदर और यहाँ पर लाके अपने MNA और MP और इनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे रहे हैं उन पैसों को। यानी कोई, मैं समझता हूँ कि क्या होगा हमारे मुल्क का, कोई सोचेगा इसके ऊपर, कौन गिरफ्त करेगा? मुझे तो कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती और एक क्यास नजर आता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जिसे कभी मायूस और ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो 30 साल हो गए इन्हें देखते हुए। ये कतन, ये हमारे मुल्क के साथ इस तरह चिमटे हुए हैं जिस तरह जोंकें चिमटी हुई हैं। और फिर ये जब असद खलील साहब, ये बात आपकी तरफ असद खलील साहब लाते हुए, ये फंड्स यूटिलाइज क्यों नहीं हुए इस पर हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए जो रखे गए थे खलील साहब, इसमें इसके पीछे क्या वजह है और क्या ये मामला बदनवानी का है या नियत का? किस मामला खलील साहब? बड़ी स्पेसिफिक उसमें बात बताऊंगा। एक तो यह है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए पूरे पंजाब के 9 करोड़ आवाम की हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो आपने बताया कि 41 अरब रखे गए, सिर्फ 41 अरब, उसमें भी जो खर्च हुए आपने रेशो बताई है वो 20 अरब से भी कम बनता है वो खर्च हुआ। वो खर्च क्यों नहीं, वजह उसकी है। वजह यह है कि वो जब ये फंड होते हैं हेल्थ और एजुकेशन के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चले जाते हैं, उसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं निकल सकता, उसमें किकबैक कमीशन नहीं आ सकती, क्योंकि इनकी तरजीह वो है कि वो सारे जो पैसे निकाले हैं, जो मेट्रो अगर 70 अरब से बनी है तो वो फंड कहां से निकले हैं? ये कट लगाते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया एजाज चौधरी साहब, यूनियन काउंसिल के फंड्स हैं। ये तो मैं एक डेमोक्रेसी के नाम पे एक डाकूक्रेसी का राज है। और दूसरा, ये जो वारदात कर रहे हैं ना, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी सरपरस्ती में सरकारी तौर पर जो डाकू हैं वो इसाक डार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छा ये कमर दिल 41 करोड़ रुपए की इलीगल पेमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन को। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, खलील साहब मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, खलील साहब एक सेकंड में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अगर टॉपिक पर रहे, पहली बात, और दूसरी बात देखें इस तरह के अल्फाज ऐसे ना इस्तेमाल करें किसी के लिए जो, क्योंकि वो खुद यहाँ पर इस वक्त है नहीं प्रोग्राम में, और दूसरी बात ऐसे अल्फाज भी उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ 400 आप ये कहते हैं सर क्या उन्होंने बदलवानी मुबैना तौर पर की है, लेकिन ये लफ्ज सही नहीं है। सॉरी जी। इसके बाद पंजाब की तरफ वापस आते हुए, पंजाब की तरफ वापस आते हुए कह रही है ठीक है पब्लिक फंड, अच्छा पंजाब की तरफ वापस आ जाए प्लीज, और लफ्ज है वो सही चुने तो आप कंसोलिडेटेड फंड में पंजाब के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं कि पंजाब में यही कुछ हो रहा है कि जो स्कीमें हैं जो हाउस पास करता है, वो डेवलपमेंट्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्यों नहीं पैसे खर्च हो रहे हैं? क्योंकि वो सारा पैसा एक फर्दे वार जो है शहबाज शरीफ साहब वो इकट्ठा करते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जाता है जिसकी ना सिंगल सोर्स बिडिंग होती है, पेपरा रूल्स फॉलो नहीं होते और उस पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं होती, कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। अपनी एक फ्रंटमैन मिसाल के तौर पे कौन सा प्रोजेक्ट है साहब? अपनी मर्जी के रेट, मिसाल के तौर पे कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे पेपरा कवानीन को फॉलो नहीं किया गया? मिसाल के तौर लाइन आपके सामने है। अच्छा, पेपरा कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। एक प्रोजेक्ट पंजाब में ऐसा नहीं है मेगा जिसमें, सुन ले एक भी पंजाब का, मैं दावा करता हूं, कोई बंदा आके चैलेंज में कह रहा हूं, पंजाब के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो बस का हो, ऑरेंज लाइन का हो, नंदीपुर का हो, जितने प्रोजेक्ट, कायदे आजम सोलर का हो, उसमें ना पेपरा रूल फॉलो किए गए। और नैब की भी ये नाहली है कि 5 करोड़ से ऊपर कोई भी मनसूबा है, नैब का एनओसी चाहिए। क्या ऑरेंज लाइन के ऊपर नैब ने एनओसी दिया? क्या मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर नैब ने एनओसी दिया? ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें पेपरा की वायलेशन, यानी जो शफाफियत के दावे नहीं है और ये शफाफियत के दावे दुरुस्त नहीं है, इसका मतलब मेगा प्रोजेक्ट को लेकर जनाजा निकाल दिया गया है, शफाफियत का जनाजा निकाल दिया गया। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जो अपनी बात कर रहा हूं मैं विद प्रूफ कर रहा हूं, और ये इसाक डार साहब इसको भी कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो मैं उनको प्रूव करूंगा कि ये 60 अरब रुपया जो उन्होंने R&D से निकाला, जो उसके इंफॉर्मेशन IT मिनिस्ट्री से, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था। 128 मिलियन की पेमेंट नहीं होने दी थी। इन्होंने IPPs को जो सेविंग्स, नेशनल सेविंग्स से पैसा निकाला, 41 करोड़ रुपए के जो मेंबर्स को पेमेंट की गई ICP को, वो आज तक अप्रूवल नहीं हुई फाइनेंस बिल में अभी बल्कि और उन्होंने कहा है, यानी अप्रूवल में जब गई तो उन्होंने कहा जी हमने, मुस्लिम मांडवी वाला ने पूछा कि आपने अप्रूवल ली थी? उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं ली। तो AGPR से पूछा, AGPR ने कहा जी अप्रैल में हमारे पास प्रोविजनल के लिए आई थी।
तो अभी तक 41 करोड़ रुपए की एक इलीगल पेमेंट हुई है। राना अख्तर ने बात की, ऑडिट की। मैं फिर दोबारा आपके साथ इस पर डिटेल एक प्रोग्राम जरूर हम रखेंगे, जो इस वक्त वफाकी वजारत खजाना के हवाले से हमें आदाद शुमार बता रहे हैं। लेकिन ये मैं फिर जान के कंवर दिलशाद साहब, ये जो तमाम मामला शफाफियत के हैं और खुसूसन पेपरा कवानीन के इस वक्त हैं, तो अगर ये फॉलो नहीं हो रहे कंवर दिलशाद साहब, तो ये तो सरेआम खिलाफ वर्जी है कानून की। और इस पर क्या फौरी तौर पर नैब के लिए क्या आपकी इल्तिजा है इस पर कंवर दिलशाद साहब, क्या होना चाहिए? पंजाब हुकूमत जो कर रही है, ज़ाहिर है कि नैब को तो उन्होंने बेबस कर दिया है। नैब के इसलिए किया है कि आप देखें, जो ऑरेंज ट्रेन जो किया है 83 अरब रुपए का, तो उसको उन्होंने सी पैक का हिस्सा बना दिया, जो कि बुरा पुरअसरार के मामला है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं, जो खुफिया हैं, पुरअसरारियत पर मबनी हैं, तो हमने किसी को प्रोवाइड नहीं करनी। तो ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा एक इनके पास इशू आ रहा है कि ये तमाम मामलात को शफाफ बनाने के लिए उसको गैर मुल्की फंड से मुंसलिक कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं भी पेश कर रहा हूँ कि ऑरेंज ट्रेन को सी पैक का हिस्सा कर दिया, जबकि अगर के आपके कागजात देखें, उस प्रोजेक्ट को देखें, तो ये उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अवाम की नज़रों को धोखा देने के लिए उनका ये सी पैक का हिस्सा, वो कोई किसी किस्म के कागजात पेश वो नहीं कर रहे। इसलिए नैब जो है वो बेबस इनके सामने है, नैब कुछ भी नहीं कर सकेगी। लेकिन कल को अगर कोई गवर्नमेंट तब्दील होती है, तब इन्हें इंक्वायरियाँ होती है, तो सब चीज़ सामने आ जाएगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौजूदा सिस्टम में इनके खिलाफ किसी किस्म की इंक्वायरी करना बहुत मुश्किल तरीन मरला है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है पंजाब की खास तौर पर बैड गवर्नेंस के ज़िम्मे में आती है। कंवर साहब, ये अगर बैड गवर्नेंस ही है, इस वक्त के फंड्स रखे गए, फंड्स यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो तालीम और सेहत के हवाले से मुस्तकबिल पंजाब का क्या है? माली साल 2017 क्या फिर यही सूरत हाल देखेंगे जो हमने देखी थी? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मिसाल के तौर पर साल लोग इंतजार कर रहे हैं इस तरीके से। तो मतलब यही हालात रहेंगे इसका मतलब हेल्थ के हवाले से? बिल्कुल, ये मौजूदा सिस्टम के तहत इनके खिलाफ इंक्वायरी करना बहुत मुश्किल तरीन मरला है। इनके पास बड़े बड़े तरीके हैं और नैब तो इन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया है। नैब को इंक्वायरी कर ही नहीं सकती इनके खिलाफ, क्योंकि सारा उसको उन्होंने गैर मुल्की प्रोजेक्ट के साथ शामिल कर दिया है। वो कहते हैं जी आपके दायरे कार में नहीं आता। उसकी आड़ में ये करप्शन भी हो रही है, बदनवानियाँ भी हो रही हैं और बैड गवर्नेंस भी हो रही हैं और रूल ऑफ बिजनेस की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। ठीक है, तो यानी हमारा पॉइंट है। यानी असद फरल साहब, ये जो सेहत और पानी का मामला, सेहत का मामला, सोशल सेक्टर्स का मामला, तालीम का मामला, ये बदस्तूर आपको स्टेटस को नजर आता है कर्नल साहब इसमें भी? देखिए, ये जो शरीफ खानदान है या पीपल्स पार्टी है, अगर इनकी हुकूमतें रहीं तो आवाम की सेहत या पानी साफ पीने का, क्योंकि उनको तो पानी भी मिनरल वाटर मिल जाता है, सेहत के लिए इलाज उन्होंने बरूने मुल्क करवाना होता है, बच्चे उनके स्कूल पाकिस्तान में पढ़ते नहीं है, तो देखिए तरजीहात उनकी ये है ही नहीं, उनके लिए ये मसला ही नहीं है। यानी उनका एक अजीजदारियाँ, रिश्तेदारियाँ, तल्लकदारियाँ आप देखें ना किन लोगों से हैं, कौन से लोग उनकी तकरीबात में आते जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये जो पंजाब के अंदर हो रहा है, अभी आप कह रहे हैं तरजीहात क्या है? सेहत, पानी या PIC के आपने एक बेड के ऊपर 3-3 लोग लेटे हुए हैं और एक साल का टाइम मिल रहा है। ये इससे बड़ी मज़ीका की बात क्या है कि सूबाई दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल में एक बंदा दिल का मरीज जाता है और उसको कह रही 1 साल बाद आए। 1 साल तक जो बंदा है वो किस तरह, यानी अजीब सी एक मज़ीका की बात है। मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा एक भयानक मजाक नहीं हो सकता। मेरे हमसाया एक है, वो चौधरी साहब जो हैं वो मेरे पास आ गए, यूरिन बैग उनके हाथ में था। मैं कहा क्या हुआ? कहता है जी मैं गया था आज म्यू हॉस्पिटल, तो मेरा ऑपरेशन होना है। उन्होंने कहा जी आपको साल बाद आना है, तो साल तक मैं कहा आप मेट्रो में बैठे यूरिन बैग हाथ में पकड़े तो गुड गवर्नेंस को एंजॉय करें। मतलब इससे बड़ी और क्या मजाक की बात है? बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपने ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब, एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम में हिस्सा रहे, आप हमारे साथ रहे। पंजाब गवर्नमेंट के 3 हालात आज हमने प्रोग्राम में रेस किए। सब में पहले पंजाब में डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या रही, बेनकाब किया। उसके साथ साथ पंजाब के अंदर हमने पंजाब हुकूमत की वो तरजीहात जो इस वक्त दावे हैं, इस वक्त ऑस्टेरिटी के किफायत शारी के, इन एक्चुअल कितना इजाफा हुआ सीएम सेक्रेटेरिएट के बजट में, इन एक्चुअल कितनी गाड़ियां दी गई ब्यूरोक्रेट्स को और क्यों दी गई, ये सवाल हमने आज उठाए प्रोग्राम में। फीडबैक लिखिएगा ईमेल पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक।